हेलो दोस्तों। मेरे को मालूम है आज आप पढ़ाई के मूड में आए हो। हाँ जी, पूरा लेक्चर भी अटेंड करोगे और आज हम ये टॉपिक को खत्म करके ही मानेंगे। राइट, डिटेल में समझने वाले हैं इस चैप्टर को। पूरा लेक्चर देखना, स्पीड आपकी मर्जी, आप जो चूज करें, बट लेक्चर पूरा देखना, वन गो में ही कोशिश करना समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। हर बार की तरह हमारा यही टारगेट रहता है कि हम पूरा लेक्चर देखते हैं और उसको समझ के ही मानते हैं। राइट, क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग कैसे पढ़ते हैं, हम तो पूरा निचोड़ के पढ़ेंगे। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉस्ट फंक्शन के बारे में। तो कॉस्ट फंक्शन पढ़ने के बारे में माइक्रो का 11th का इकोनॉमिक्स का अच्छा चैप्टर है। सीए में भी काम आएगा, सीवीटी में भी काम आएगा, आपके बीकॉम बीबीए में भी ये काम आने वाला है। राइट, उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता क्या है। देखो, शॉर्ट पीरियड होता है कि हमें कम समय में प्रोडक्शन करके देना है, हमें कम समय में आउटपुट निकाल के देना है। और याद रखना, शॉर्ट रन में हमारे दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। आई रिपीट, शॉर्ट पीरियड में दो फैक्टर आपके काम करते हैं, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होता है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता। सर आउटपुट क्या है? अरे आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे बनेगा सर? अरे इनपुट लगाएंगे ना, हम रॉ मटेरियल लगाएंगे ना। तो बात आ जाती है, सर इनपुट फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। तो सर इनपुट वही चीज है क्या जो अभी हम बैठकर पढ़ रहे हैं, हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, दीज ऑल आर इनपुट। आउटपुट क्या आएगा, ये चैप्टर हो जाएगा आपका। अरे मैं आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अभी मैं अब करवाता हूं आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। इनपुट में आते हैं चार फैक्टर्स, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये पिछले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए शॉर्टकट में समझा रहा हूं मैं कि इनपुट फैक्टर्स में आपके ये चार फैक्टर्स आते थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। राइट, ये चारों, इसको हाँ, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो। हाँ, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इन चारों कॉम्बिनेशन से ही आपका क्या आता है, आउटपुट। आउटपुट किसके टर्म्स में आता है, गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज। आ रही बात समझ में? साहब मैंने कोचिंग क्लास ले ली, मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं, मैंने उसमें पैसा लगाया, फर्नीचर खरीदा, कैमरा खरीदा, ये एसी वगैरह लगा लिया साहब, है ना। और एंटरप्रेन्योर, मैं क्रिएटिव माइंड लगा रहा हूं, मैंने रिस्क लिया है, सीए प्रैक्टिस छोड़ के तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बैठा हुआ हूं। तो ये सारी चीजें मेरी क्या है, इनपुट फैक्टर्स, जिससे मेरा आउटपुट क्या निकलेगा कि मैं कोचिंग क्लास की सर्विस दे। हाँ, अब आप समझे, अब आप समझे। तो याद रखना, इसी चीज को, इस इनपुट और आउटपुट रिलेशन को ही हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन मतलब हमेशा दो चीजों का रिलेशन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या दो चीजों का रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट। अब आप ये जो प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हो, या तो ये शॉर्ट पीरियड में करोगे या लॉन्ग पीरियड में करोगे। आपके सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट पीरियड है, समझने के लिए हम दोनों बातें समझ लेते हैं। शॉर्ट पीरियड वो पीरियड जहां दो फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट पीरियड वो फैक्टर जिसमें दो फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जो आउटपुट के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे आपकी आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर्स आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते शॉर्ट पीरियड में। तो शॉर्ट रन में आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं फिक्स, जो कि आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो सकते। सर क्या समझाना चाह रहे हो, देखें। मान लेते हैं मेरे पास एक जगह है जहां मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, और यहां कैपेसिटी है, मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स की। इस रूम में मेरे को कितने बच्चों की व्यवस्था मैं कर सकता हूं, 30 स्टूडेंट में पढ़ा सकता हूं। अब मेरे पास एक सिलेबस है जो मेरे को 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बात पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को सर्विस दे रहा हूं, तो मेरे को मैक्सिमम कितने बच्चे मैं इस रूम में बिठा के पढ़ा सकता हूं भाई, जितनी कैपेसिटी है। पर अगर मेरे पास आ जाते 300 बच्चे, क्या मेरे पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है? भगवान करे ज्यादा आ जाए, 3000 बच्चे आ जाए, फेस टू फेस ही पढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरह ऑनलाइन नहीं, ठीक है ना। तो 3000 बच्चे आ गए पढ़ने के लिए। अब क्या 30 की कैपेसिटी में 3000 बिठा लूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता।
और शॉर्ट पीरियड मेरे पास इतना कम समय है कि मैं इतने कम समय में इतनी बड़ी बिल्डिंग या इतनी बड़ी जगह में तैयार नहीं करवा सकता जहां मैं 3000 बच्चों को पढ़ा पाऊं। तो अगर यही 6 महीने की जगह मान लो 36 महीने के अंदर मेरे को पढ़ाना है, कोर्स 6 महीने का ही है पर एग्जाम 36 महीने बाद 36 मंथ बाद है, 3 साल के बाद एग्जाम है। मेरे पास समय बहुत ज्यादा है। अब मैं इतने में तो नई बिल्डिंग खरीद लूंगा अगर मेरे को मालूम है कि मेरे पास इतना सारा आउटपुट देने के लिए, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट, इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो जब आपके पास समय ज्यादा है तो आप अपने फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां बिल्डिंग को चेंज कर सकता हूं। मान लो आपके पास एक मशीन है और वो भी आपने इंपोर्ट करी है, बाहर से मंगाई है। बाहर से कहां से? जगह बोलो अपनी फेवरेट जगह। सर ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ। ओके, ऑस्ट्रेलिया से हमने इंपोर्ट कर ली है मशीन को। इसको आने में, असेंबल होने में कम से कम 8-9 महीने लग जाते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मान लो 5000 यूनिट्स की है। मतलब ये कपड़े बनाने वाली मशीन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मेरी, मैं कपड़े बनाता हूं, उसमें मशीन बनने को हेल्प करती है वो कपड़े बनाने में, जिसकी मैक्सिमम आउटपुट कैपेसिटी कितनी है? 5000। देखो हर किसी की ना मैक्सिमम कैपेसिटी होती है भाई। जैसे हमारी उम्र होती है मैक्सिमम, भाई आजीवन तो ना हम बिल्कुल जी सकते हैं, कभी ना कभी तो मरेंगे ना, ऐसी मशीन भी कभी ना कभी तो मरेगी ना। तो मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है भैया? 5000 यूनिट्स बनाने की इसकी क्षमता है। कहां से मैंने मंगाई थी? ऑस्ट्रेलिया से। कितने महीने लगते हैं? 8-9 महीने। 8-9 महीने आने में, असेंबल होने में टाइम लगता है। अब अगर मेरे को 3000 यूनिट्स का ऑर्डर आता है तो क्या मैं इसी मशीन से पूरा कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब मेरे को 7000 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर आता है, क्या मैं इस मशीन से पूरा कर सकता हूं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और मेरे को देने भी कितने में? 3 महीने के अंदर पूरा आउटपुट देना है। तो भाई अगर मैं दूसरी मशीन मंगा भी लूं तो भी तो 8-9 महीने मशीन आने में लगते हैं ना, मशीन असेंबल होने में इतना समय लगता है ना। तो क्या 3 महीने में वो क्लाइंट को 7000 यूनिट्स में दे सकता हूं? क्या नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। पर अगर मेरे को वो समय दे देता 13 महीने का कि साहब आप 7000 यूनिट्स कपड़े बना के दो, मैं आपको 13 महीने दे रहा हूं, मतलब 1 साल 1 महीना। मशीन आने में कितना टाइम लगता है? 8-9 महीने। तो इस वाली मशीन से मैं मान लेता हूं मैक्सिमम 5000 बना लूंगा, तो मैं दूसरी मशीन भी तो इंपोर्ट करके मंगा सकता हूं ना ऑस्ट्रेलिया से, मेरे पास समय तो है ना। तो जो 7000 यूनिट्स है, 5000 मैंने इस वाली मशीन से जो मेरे पास ऑलरेडी थी, 2000 बाकी के मैं नई मशीन से मंगा रहा हूं। मतलब जब मेरे पास ज्यादा समय मिल रहा है आउटपुट देने के लिए तो मैं अपने फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर पा रहा हूं। तो फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होता है जो लॉन्ग पीरियड में तो चेंज हो सकता है पर शॉर्ट पीरियड में नहीं। शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड डिपेंड करता है आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट पीरियड क्या होता है, लॉन्ग पीरियड क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपसे पूछ लेता हूं, बताऊंगा तो मैं ही, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट फंक्शन। फंक्शन मतलब दो चीजों का रिलेशन। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, यहां हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। भाई कितनी लागत आएगी और कितना गुड्स आप बना लोगे उस लागत को लगा के। इसलिए ये लागत, इसलिए तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और समझ के ही मानेंगे, पूरा चैप्टर देख के ही मानेंगे। हम तो कसम खा के ही आते हैं घर से, ऐसे बांध के आते हैं कि साहब पूरा चैप्टर करके ही मानेंगे, छोटे छोटे चैप्टरों को जल्दी निपटा देंगे। तो फंक्शन मतलब दो चीजों में रिलेशन, कॉस्ट फंक्शन मतलब वही दो चीजें क्या हो गई? कॉस्ट और आउटपुट, राइट। और हम लोग बढ़ने वाले हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जो कि आउटपुट के साथ चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर बढ़ा सकते हो आप, रॉ मटेरियल बढ़ा सकते हो। जैसे ही आपके पास नया कॉन्ट्रैक्ट आया है, नया ऑर्डर आया है, तो आप रॉ मटेरियल और परचेज कर लो, लेबर और परचेज कर लो। पर इतने छोटे समय में क्या नई बिल्डिंग बन जाएगी? इतने छोटे समय में क्या नई मशीन आ जाएगी क्या? वो तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता ना। तो शॉर्ट पीरियड में आपको दो कॉस्ट के बारे में समझना पड़ता है, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। मैंने अभी इसको फैक्टर बोला, कॉस्ट बोल के भी आप सेम चीज ही समझेंगे।
तो फिक्स कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, लैंड। इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो जो हो वो होता है फिक्स कॉस्ट। इट रिमेन्स सेम वेदर द आउटपुट इज जीरो और मैक्सिमम। अब मैंने साहब क्लासरूम खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, अब बिल्डिंग की कैपेसिटी है 40 बच्चे या 50 बच्चे ले लो सर, आप ज्यादा सोचा करो। ओके, मान लो मैंने एक क्लासरूम खरीद ली है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 है। 100 लेके चलो, फेस टू फेस में आ रहे हैं 100 बच्चे। आहा, तो 100 बच्चे की इसकी कैपेसिटी है। अगर इससे ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, 120, 150 आ रहे हैं, तो मैं 100 की जगह तो नहीं बिठा पाऊंगा ना। मैं इतने कम समय में नई बिल्डिंग तो नहीं खरीद पाऊंगा ना। आ रही बात समझ में? तो ऐसा फैक्टर जो आउटपुट के साथ देखकर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने मान लो ये बिल्डिंग मैंने किराए पे ली है। आहा, ये जो क्लासरूम है ये मैंने रेंट पे लिया है, जिसका रेंट है 10,000 पर मंथ। ओके, साल का 1,20,000, महीने का 10,000। ओके, इसमें कैपेसिटी है, वही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 100 बच्चों के बिठाने की कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी 100 है, मान लो अभी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं 35। 100 की कैपेसिटी है, बैठे 35 है, पढ़ा 35 रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मेरा रेंट कम हो जाएगा? 10,000 जो पर मंथ मेरा रेंट है वो कम हो जाएगा क्या, क्योंकि मैंने 100 नहीं 35 बच्चे पढ़ा रहा हूं, 35 पढ़ा रहा हूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। मान लो 30 बच्चे और आ गए, टोटल 65 हो गए, तो क्या रेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना। तो आउटपुट के साथ जो कॉस्ट नहीं बढ़ता, आउटपुट के साथ जो कॉस्ट वेरी नहीं करता, सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हमेशा अपन लोग? फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल सही पकड़े। पर मान लो मैं स्टूडेंट्स को नोट्स देता हूं, आहा, मान लो मैं स्टूडेंट्स को टी शर्ट प्रिंट करके देता हूं, ओहो, मान लो मैं स्टूडेंट्स को पेन भी देता हूं, स्टेशनरी का सामान भी देता हूं। तो जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, मेरा नोट्स का, टी शर्ट का, स्टेशनरी का, पेन, शार्पनर, ये सब चीजों का खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो ऐसे खर्चे, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरा खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा, वेरी करता चला जाएगा। ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सही बोला, वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए होता है फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करता है, चेंज होता रहता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेंगे वैसा वैसा ये खर्चा बढ़ेगा, ऐसे खर्चे को क्या बोल देते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट। सर ये बातें तो हमें बेहतरीन समझ में आ गई। तो अगर मेरा आउटपुट ही नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं आया, रेंट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? रेंट का खर्चा तो होगा ही होगा ना भाई, बात समझो। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मान लो फिर से वही क्लासरूम है जिसका रेंट है 10,000 पर मंथ, और बाहर साहब मान लो मैनेजर बैठी है या बैठा है, जो भी ले लो, उसको हम देते हैं 8,000 पर मंथ सैलरी। और क्या लें? और मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं एसी, और एसी मैंने ले लिए हैं लोन पर, और लोन का मैं देता हूं इंटरेस्ट, राइट। अब जैसे इंटरेस्ट का खर्चा है, मैनेजर की सैलरी का खर्चा है, रेंट का खर्चा है। अब चाहे मैं अंदर 10 बच्चे पढ़ाऊं, चाहे 5 बच्चे पढ़ाऊं, चाहे 100 की कैपेसिटी है 100 पढ़ाऊं, तो इंटरेस्ट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा तो सेम रहेगा ना। तो ऐसे खर्चे को बोलो रे बोलो, क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। और अगर मैं एक भी बच्चा नहीं पढ़ाऊं, और एक भी बच्चा नहीं पढ़ा रहा, क्या तब भी सैलरी देनी पड़ेगी सेम 8,000? क्या तब भी बैंक को इंटरेस्ट सेम देना पड़ेगा वही रेट से? क्या तब भी लैंडलॉर्ड को रेंट सेम रेट से पे करना पड़ेगा? हाँ।
मतलब फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जिसको आउटपुट से लेना देना ही नहीं है। अगर आउटपुट जीरो भी हो तो भी ये खर्चा होता है। ओहो, हाँ, फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होता भैया, उल्टा जीरो आउटपुट पर कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। ये तो ऐसा खर्चा है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या नहीं करो, आपको खर्चा करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट तो जीरो पे भी इनकर्ड होता है, पर वेरिएबल का खर्चा, जब बच्चे है ही नहीं तो नोट्स प्रिंट क्यों करवाऊं? जब बच्चे है ही नहीं तो टी शर्ट प्रिंट करवा के उनको क्यों दूं? जब बच्चे है ही नहीं तो पेन का खर्चा क्यों करूं? तो ऐसा खर्चा जब आउटपुट भी जीरो, खर्चा भी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा खर्चा जब आउटपुट भी जीरो, खर्चा भी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, गाना सा लग रहा होगा तुम्हें। तो सर, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ हाँ हाँ, सीख गए सीख गए सीख गए हम तो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी विद द आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये खर्चा बढ़ेगा। जीरो आउटपुट पर जीरो खर्चा। फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, इट डज नॉट वेरी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। चाहे आउटपुट जीरो हो तब भी ये खर्चा होगा। हाँ? और दोनों को टोटल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ, टोटल कॉस्ट। हाँ, अब मैं दोनों साइड है ना डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देता हूं। हाँ, क्वांटिटी कर दो सर, मतलब ये कुछ ऐसा दिखे, टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, अरे वीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, अरे एफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो ये क्या आ जाएगा? सबके आगे एवरेज लगा दो। जब भी आप कोई चीज को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे ना, मतलब एवरेज है। भाई, एक पेन की कीमत अगर 10 रुपए, तो 100 पेन की कीमत कितनी होगी? 1000। अरे सर, ऐसे कैसे 1000? अरे 10 × 100 भैया, 1000 हो गया। अब मैं अगर इस कॉस्ट को डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दूं, मतलब इस 1000 को डिवाइड बाय 100 कर दूं, तो एवरेज ही तो निकल के आएगा कि हर पेन मेरे को कितने का पड़ा। आ रही बात समझ में? तो जब भी आप किसी भी चीज को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाता है ना। एवरेज आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एटीसी। ये क्या हो जाएगा? एबीसी। ये क्या हो जाएगा? एएफसी। तो इसको बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इस एटीसी को आप एसी बोलो, ज्यादा अच्छा है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। टोटल का, हाँ, ये क्या बन रहा है? ऐसा नहीं करो, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, बस। और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, बस। सर, इतना तो हमें आ रहा है। अरे आना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठो, सारी चीज लिखते चलो, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, लिखते चलो सर। हाँ, ऐसी बात नहीं चल रही है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीजें अभी अपन ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके डायग्राम समझेंगे। समझो बात को। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज कॉल्ड एन एवरेज कॉस्ट। एसी का फुल फॉर्म एवरेज कॉस्ट, फॉर्मूला होता है टीसी डिवाइड बाय क्यू। इट इज द सम टोटल ऑफ, और ये एएफसी और एवीसी का सम टोटल भी है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था। हाँ सर, हमें तो याद आ रहा है, हमने तो लिख भी लिया था। एवरेज फिक्स कॉस्ट भी हमें समझ में आ गया कि जब फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय कर लेंगे क्वांटिटी से तो आ जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब वो चीज जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं होती। अरे वाह सर, हमको तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है। ठीक है, अभी है ना इसके यू शेड, ये शेड, अभी अपन शेप करेंगे, सारे शेप समझ लेंगे, डायग्रामों का पूरा बिहेवियर ऑफ कर्व समझ के मानेंगे अपन। पर पहले हम लोग जरा मतलब तो समझें, हम मतलब रीड तो करें। एक और कॉस्ट आ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग
मैं शॉर्टकट नहीं लिख रहा हूं, कुछ और ही समझ लोगे आप। मैं लिखता हूं पूरा नाम, मार्जिनल कॉस्ट। सर आप इनको तो शॉर्टकट बोल रहे हो, AC, VC, FC, इसको मार्जिनल कॉस्ट ही बोलो। जेंसी लोग, नहीं नहीं जेंसी नहीं, मतलब कोई भी बात करे तो मार्जिनल कॉस्ट ही सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सर ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है भाई, समझ लेते हैं। जब मैं मान लो 1 यूनिट को बनाता हूं तो मेरा खर्चा आता है 100 रुपए। जब मैं 2 यूनिट बना लेता हूं तो मेरा जो टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा वो आ जाता है 130 यूनिट। हाँ, और जब मैं 3 यूनिट बना लेता हूं तब मेरा खर्चा आ जाता है 140। मतलब 1 यूनिट को बनाने का तो महंगा खर्चा 100 रुपए, 2 यूनिट को बनाने का 130, 3 यूनिट बनाने 140। तो अब हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट लिख दिया है मैंने। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे भैया? पहले तो 100, अब दूसरे में हम लोग लिखेंगे यार 30। ये कैसे आया? नए टोटल कॉस्ट में से पुराना टोटल कॉस्ट माइनस करके। यहां कितना आएगा? 10, 140 माइनस 130। सर ये क्या हो रहा है, क्या है ये? भाई मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है एडिशनल यूनिट बनाने का खर्चा। हाँ, ये जैसे जैसे आपके यूनिट बनते चले जा रहे हैं, भाई पहली यूनिट में तो आपका खर्चा 100 हुआ, टोटल 2 यूनिट को बनाने का खर्चा 130 हुआ ना, पहली वाली का 100, टोटल 2 यूनिट बनाने का 130, 130, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ टोटल कॉस्ट में? भाई नेट इंक्रीज तो 30 ही हुआ। 30 कैसे आया? 130 माइनस 100। यहां पे 10 कैसे आया? 140 माइनस 130। तो एक और यूनिट को बनाने का एक्स्ट्रा खर्चे को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अरे हाँ हाँ, मार्जिनल कॉस्ट। तो marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced. It is also U shaped वगैरह कब वगैरह अपन अभी देखेंगे, अभी सिर्फ अपन इसका मतलब समझ। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है गुरु? एक और एडिशनल यूनिट बनाने का खर्चा। क्या बोलेंगे इसको? बोलो बोलो, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला टोटल क्या बना? एक तो ये बना, एक हमारा फॉर्मूला ये बना, और MC कैसे आता है भाई? TC में से जब पुराना वाला TC चला जाए, मानते हैं, नए वाले TC में से एक TC ऊपर वाला माइनस हो जाए, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं अपन। जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, ये सारे जल्दी से फॉर्मूले लिख के बैठो, और फिर हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चंस, राइट? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, तो क्वांटिटी में ले लेता हूं वो 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और प्यारा 5, राइट? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो 0 लेवल पर भी इनकर्ड होता है, 0 लेवल पर भी ये खर्चा होता है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 0 लेवल पे फिक्स कॉस्ट है, और कितना भी आउटपुट हो फिक्स कॉस्ट टस से मस नहीं हो रहा, सेम है सेम है सेम है। वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल पे तो 0 होता है, 0 लेवल पे तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होगा ही नहीं ना, बिकॉज इट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ जी, अब मान लेते हैं ये 10 है, फिर 18 है, फिर 24, फिर 28 एंड देन 32। ठीक है जी, तो हमने ये ऐसे ही मन से फिगर्स ले लिए हैं। इसका लॉजिक तुमको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में समझ में आएगा कि इस तरीके से ये कॉस्ट क्यों होती है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो 10, 20, 28, 34, 38 एंड 42। सर ये कैसे आया? अरे भाई साहब, ये फॉर्मूला था ना भाई साहब, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट होता है ना भाई साहब। ठीक है, एवरेज एवरेज जितने भी होते हैं ना वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमेशा ये एवरेज वाले जितने भी चीजें हैं ये डैश रहेंगे 0। सर मार्जिनल कॉस्ट क्यों डैश रहेगा? भाई टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है, तो टोटल कॉस्ट जब 0 पे 10 है तो उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, किससे माइनस करोगे? 0 से क्या माइनस में ले लोगे क्या? माइनस में प्रोडक्शन ले लोगे क्या?
तो याद रखना ये चारों के चारों जीरो पर डैश लेना या इनफाइनाइट कर लेना इसको, इसका आंसर मत निकाल लेना जीरो पर, राइट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट भाई क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, मानते हो। एवरेज फिक्स कॉस्ट का तो फॉर्मूला यही सीखा था ना हमने, ये इसका फॉर्मूला क्या है, एएफसी का, एफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, यही ऊपर सीखा था ना हमने। तो 10 डिवाइड बाय 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, ये 3.3, ये 2.5 और ये 2। वाओ, ये तो हमें आने लगा बेहतरीन, हम तो सब कुछ कर लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। बहुत सिंपल है यार, बाप रे, इतनी सिंपल चीजें इतने समझदार लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। हाँ, 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 डिवाइड बाय 3 8, ये 7, 32 डिवाइड बाय 5 6.4 आ गया। एसी कितना आएगा भाई, एसी का फॉर्मूला तो या तो इन दोनों को टोटल कर लो, या फिर एसी का फॉर्मूला हो सकता है टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, या तो एवीसी और एएफसी का टोटल कर लो, 10 और 10 20 14, या तो ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे कि 34 डिवाइड बाय 3, बोलो बोलो 11.3, 38 डिवाइड बाय 4, भाई टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी भी तो एसी होता है। हाँ सही, 9.5, 8.4, सिंपल। एमसी कैसे निकलेगा, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, 20 में से 10 गया 10, 28 में से 20 गया 8, 34 में से 28 गया 6, 2 और ये अपना 4। सिंपल भाई, 42 में से 38 गया, ऐसे ही निकालेंगे ना। हाँ, अब ध्यान देने वाली बातें देखो, जीरो पर एफसी और टीसी बराबर होते हैं, जीरो आउटपुट पर एफसी और टीसी बराबर होते हैं। समझ गए हम वाली बात, समझ गए हम लोग वाली बात। और जीरो आउटपुट पर वीसी सिर्फ जीरो होता है, एफसी और टीसी तो बराबर होते ही होते हैं, पर एसी, एवीसी, एएफसी, मार्जिनल कॉस्ट ये कुछ भी नहीं होते, जीरो भी नहीं होते, डैश कर देना इनको। ये वाली बात भी समझ गए हम। सर एमसी कैसे निकला, भाई 20 माइनस 10, 28 माइनस 20, 34 माइनस 28, ऐसे करके हमारा प्यारा सा मार्जिनल कॉस्ट निकला। इसका एक और फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है, जब आप वीसी का डिफरेंस निकालो, 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 2, 32 माइनस 28 4। मतलब चाहे आप डिफरेंस इन टीसी निकालो, चाहे आप डिफरेंस इन वीसी निकालो, इन दोनों से ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। हाँ सर, अरे देखो ना, तुम लोग मेरी बातों को यकीन नहीं कर रहे तो खुद देखो, खुद एनालाइज करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, टीसी के डिफरेंस से भी आ रहा है, वीसी के भी डिफरेंस से आ रहा है। मतलब अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो ये इसके बराबर है। हाँ, इन तीनों का अगर मैं टोटल करूं तो वो इसके बराबर होगा। वाह सर, क्या क्या बातें बता रहे हो। इन चारों का अगर मैं टोटल करूं तो वो इसके बराबर होगा, मानते कि नहीं मानते। इन पांचों का अगर मैं टोटल करूं तो वो 32 के बराबर होगा। कर लो, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, 32 ही निकलेगा। तो मतलब सिग्मा एमसी इज इक्वल टू वीसी। सिग्मा मतलब सम, एमसी का सम भी तो वीसी के बराबर होता है। अरे ये हिडन फॉर्मूले हैं भाई साहब, ये सिर्फ आप जैसे समझदार लोगों के लिए ही है, आलतू फालतू लोगों को नहीं बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ समझदार लोगों को बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले भी है।
हाँ हाँ, सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट, जितने पे भी लेवल पे आप मार्जिनल कॉस्ट को टोटल करते जाओगे, उसके बाजू वाला जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, टोटल जितने तक का कर रहे हो उसके बाजू वाला जो वीसी होगा वो सेम होगा। अहो, हाँ हाँ, अहो, वाह सर, ये सारी बातें हम समझ गए। एक क्वेश्चन जरा आप और दे के दिखाओ। तो एक क्वेश्चन में और तुम्हें देता हूं, खुद से करना, ठीक है? चलिए जल्दी लिखें। अरे मैं ही लिख देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे। 0 1 2 3 4 5 6। अब मैंने यहां बाजू में लिख दिया आपको टोटल कॉस्ट, वो बताया कितना है? 10 30 45 55 70 90 120। अब आप वी सी, एफ सी, ए सी, ए बी सी, ए एफ सी, एम सी निकाल के दिखाओ। करो, पहले पॉज करो, खुद करो, फिर आंसर मैच करो। मतलब आंसर, फिर आंसर मैच करते वक्त अनपॉज कर देना, प्ले कर देना। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखो। ऐसे नहीं सोचो कि यार ये तो स्पून फीडिंग है, अभी थोड़ी देर बाद तो सर ही कर लेंगे, हम लेक्चर आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, तुरंत आंसर देख लेते हैं। ऐसे लेजी मत बनो। आप एक काबिल स्टूडेंट हो, काबिल लोगों का आगे जमाना इंतजार कर रहा है। हर कोई काबिल लोगों की ही साथ देगा, बेवकूफ लोगों का साथ कोई नहीं देता, इवन भगवान भी नहीं। तो पॉज करो, आंसर करो, फिर आंसर मैच करो। सर कैसे स्टार्ट करें? अरे मैंने अभी अभी छोटी छोटी बातें बताई थी कि जीरो लेवल पर टीसी और एफसी सेम होता है, बोला था ना मैं, बोला था ना मैं। तो 10 और एफसी तो सारे लेवल पे सेम होता है। 10 10 10 10 10 10 10 हो गया ये एफसी। अब इन तीनों का एक फॉर्मूला है, टीसी इक्वल टू वीसी प्लस एफसी। अब तुम्हारे पास टीसी है, तुम्हारे पास एफसी है, तो वीसी निकाल लो। 10 माइनस 10 0, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 10 35, ये 45, ये 60, ये 80, ये 110। अब तो कर लोगे, अब तो यार कर ही लोगे। बोला था मैं, जीरो पे डैश डैश कर देना, बोला था कि नहीं बोला था? बोलो रे बोलो। हम्म, मैं ही करूं? ये चाहते हो तुम लोग? 30 डिवाइड बाय 1 30, 45 डिवाइड बाय 2 22.5, 55 डिवाइड बाय 3 18.33, 17.5, 90 डिवाइड बाय 18, और ये हो गया हमारा 20। एबीसी भी मैं ही निकालूं ऐसा? 20 डिवाइड बाय 1 20, 35 डिवाइड बाय 2 17.5, और ये अपना क्या कहते हैं 45, ये 15, 60 डिवाइड बाय 4 15, 90 डिवाइड बाय 80, 80 डिवाइड बाय 5 16, 110 डिवाइड बाय, अरे क्या कर रहा है बिट्टू, हाँ 18.3। एएफसी तो इजी होता है, ये तो 10 डिवाइड बाय 1 10, 5 3.3 2.5, तो 1.67। हम्म, मार्जिनल कॉस्ट तो बच्चा बच्चा निकाल लेगा। 30 में से 10 गए 20, 45 में से 30 गए 15, 55 में से 45 गए 10, 15 20 30। मैंने पूरा कर लिया। आंसर मैच करो, जिसका सारा कुछ सही है जाओ कॉलर वाली शर्ट पहनो, ऊपर करके घूमो, भाई तारीफ वाला काम। इसी के डायग्राम सीखने हैं। हाँ हाँ, इसी के डायग्राम सीखने हैं यार, सीख लेते हैं, उसमें क्या है। आंसर तो नोट कर लिया ना सबने? टीपम टापी मत करना। हाँ, नो टीपम टापी। अब तो मैं ना इसी चीज को डायग्राम जब बनाओगे तो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, मैं पहले ही बता देता हूं। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, आप मत बनाना फ्री हैंड। चलो मैं पहले सातों के साथ डायग्राम अलग अलग करके बना, ताकि और इजीली आपको समझ में आ पाए। पहले तो 6 डायग्राम अपन सीखते हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट।
अच्छा, कौन सी चीज कहाँ लेनी है मैं पहले वो बता देता हूँ। जैसे इसको बोलते हैं y एक्सेस, इसको बोलते हैं x एक्सेस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है, नो आपको मालूम है। यहाँ हमें लेनी होती है क्वांटिटी और यहाँ हमें लेनी होती है कॉस्ट। तो 0, 10, 20, 30, यहाँ मैंने क्वांटिटी ले ली 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाई फिक्स कॉस्ट तो सब पर सेम है ना, 0 पर भी, 1 पर भी, 2 पर भी। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है आपका फिक्स कॉस्ट का डायग्राम। अब देखो ध्यान देने वाली बातें, एक तो फिक्स कॉस्ट ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ। 180 डिग्री है, हाँ। फिक्स कॉस्ट क्या 0 से स्टार्ट होता है, हाँ। 0 से इन द सेंस मतलब ये y एक्सिस को टच कर रहा है। फिक्स कॉस्ट कौन से एक्सिस को टच करता है, y एक्सिस को। फिक्स कॉस्ट कौन से एक्सिस को टच करता है, y एक्सिस को। देखो ना, आंखों से देखो तुम लोग। ठीक है सर, समझ गए, समझ गए, डांटो नहीं हमें, मासूम बच्चे हैं हम। ये मैंने बनाया है वेरिएबल कॉस्ट। सर ऐसा क्यों? देखो भाई 0 फिर 20, मतलब पहले तेजी से बढ़ा, 0 से सीधे 20, फिर धीरे से बढ़ा 20 से 35 मतलब 15 हो गया, फिर और धीरे बढ़ा 10, फिर से वापस से तेजी से बढ़ा 15, फिर 20 और फिर कितने से बढ़ रहा है 30। मतलब पहले तेजी से बढ़ा, फिर धीरे 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 बढ़ रहा है और फिर तेजी से बढ़ रहा है। हाँ ये शेप बनेगा भैया। दूसरी बात, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये, क्योंकि ये 0 पे 0 है। तो आप दोनों का अंतर देखो, फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट देगा फिर आगे बढ़ेगा, तेजी से आगे, धीरे धीरे आगे, फिर तेजी से आगे। अरे मतलब तेजी से ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, तेजी से ऊपर। अब क्या ऐसा तुम बना नहीं पाओगे क्या? 100% बना लो। तुम लोग बहुत खतरनाक स्टूडेंट हो। अब इन दोनों का टोटल ही है ना, इन दोनों का टोटल बनाना है ना हमें, डायग्राम बना लेते हैं। अरे प्यारा बनाओ, ये लो साहब प्यारा बना लेते हैं। ये है हमारा टोटल कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट में ध्यान देने वाली बात, ये वहां से स्टार्ट होता है जहां से एफसी स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 पर टीसी और एफसी बराबर होता है ना। सीख कर आए ना हम लोग, सीख कर आए ना। सर अलग से बनाओ, अलग से। ओके, अलग से बना लेते हैं, अलग से। ये पूरा लेक्चर देखना, बीच में जाना मत। मेरे को मालूम है तुम लोगों की कैपेसिटी 30 मिनट बाद हिलने लगती है, ऐसा नहीं करना है। जैसे मूवी देख लेते हो ना, पूरी पूरी एक साथ बैठ के वेब सीरीज देख लेते हो तुम लोग, इस जमाने में सबसे खतरनाक लोग हो। ये सीखा था मैंने, एक साथ बनाया है और कुछ नहीं किया। अब इन दोनों का जोड़ होता है। हम्म, ये हो गया टीसी। अब ध्यान देने वाली बातें, ध्यान देने वाली बातें क्या है? एक तो ये ध्यान देने वाली बात है, एक ये ध्यान देने वाली बात है। हाँ, टीसी और एफसी सेम जगह से स्टार्ट होते हैं, मालूम पड़ गई हमें। वीसी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मालूम पड़ गई हमें। अब और ध्यान देने वाली बात, टीसी पहले तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर तेजी से बढ़ता है। सिमिलर वे में ही टीसी भी होगा। टीसी रिसेंबल वीसी, टीसी फॉलोज वीसी, टीसी का शेप इज जस्ट लाइक वीसी। क्या बातें बोल रहा हूं मैं? सही बातें बोल रहा हूं, एक नंबर की बातें बोल रहा हूं। हाँ, टीसी का जो बिहेवियर है ना वो वीसी के जैसा। सही पकड़े हैं आप। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस होता है, यहाँ पे वाई होता है। हाँ सर, यहाँ पे जो गैप है एफसी और एक्स एक्सेस का, सेम गैप रहेगा टीसी और हमेशा वीसी में। भाई एफसी का टोटल 10 था ना, हर लेवल पे 10 है ना, हर लेवल पे इसका सेम गैप है ना एक्स एक्सेस से। तो यही तो डिफरेंस है बिटवीन टीसी और वीसी। भाई टीसी का फॉर्मूला होता है ये, मानते? अब मैं अगर सिर्फ एफसी निकालूं तो उसका फॉर्मूला तो ये बनेगा ना, एफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस वीसी।
मतलब एफसी इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड वीसी। अरे बाउंस तो नहीं जा रहा, मेरी बातों को फिर से सुनो। तुम क्या है, अटेंशन एक तरफ लगाओ, मोबाइल भी स्वैप करना है, नोटिफिकेशन का भी जवाब देना है, बाहर बेल बज रही है वहां पे भी जाना है, मम्मी की बात भी सुनना है, सबकी पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई। अभी मन नहीं लग रहा, पॉज करो, पहले मजे करे आओ, मजे करके बोर होगा वापस पढ़ाई में आ जाओ, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई। देखना सारा टेंशन से सुनोगे ना, एक ही बार में ऐसा घुट जाएगा चैप्टर, दूसरों को पढ़ाया होगे। हाँ, घर पे छोटे भाई बहन को पकड़ो, सुन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सुन वीसी का बिहेवियर मैं तेरे को बताता हूं, गुस्से से समझाओ उसको, सारी बातें आ जाएंगी। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? एफ सी पैरेलल टू एक्स एक्सेस, समझ गया बेचारा, छोड़ो मासूम को जाने दो। अब बड़े वाले को पकड़ लो, वीसी पहले तेजी से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर तेजी से बढ़ता है, उसको भी जाने दो। एक और को पकड़, दो और को पकड़ लो, सुन सुन सुन, टीसी बिहेव लाइक वीसी। वीसी और टीसी में जो गैप होता है वो सेम गैप होता है जैसे एफसी और एक्स एक्सेस में। सबको सिखा दिया, सिखा गई मानो, ये शेप सीख गए तुम लोग, फ्री हैंड बनाया है, तुम फिगर्स लेके बनाओगे तब भी ऐसा ही बनेगा। अब है ना, तुमको ये साफ साफ पता है, एएफसी का फॉर्मूला होता है एफसी अपॉन क्वांटिटी, एवीसी का फॉर्मूला होता है वीसी अपॉन क्वांटिटी, और एसी का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्वांटिटी। यही तो फॉर्मूला सीख कर आए। हाँ सर, तो ये डायग्राम जाएगा हमारा एएफसी का। एफसी सेम है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, एफसी तो 10 है, क्वांटिटी नीचे बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5 6। सर ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? अरे पगलों, कोई चीज जीरो से डिवाइड हो सकती है क्या? इनफाइनाइट से आंसर चालू करोगे क्या? तो इसलिए ये थोड़ा सा ना देखो दूर से स्टार्ट हो रहा है। हाँ ना, दूर से तो स्टार्ट हो रहा है, आंखों से देखो। हाँ देख लिया, अच्छी बात, ठीक है। अच्छा और जूम कर लेते हैं अपन, इतना जूम पे अपन जा सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एबीसी का, ये है डायग्राम एबीसी और ये है डायग्राम एसी। आहा, मैंने फ्री हैंड बनाए, कोई भी डायग्राम एक्सेस से टच मत करना एवरेज का, क्योंकि जीरो से कोई भी स्टार्ट नहीं होता, जीरो पे सिर्फ टच करता है तुम्हारा कौन? टीसी, वीसी, एफसी, मतलब वाई एक्सेस को टच करता है। जो ये लोग नहीं टच करते हैं किसी एक्सेस एक्सेस को, हाँ दूर रहते हैं ये एक्सेस से। अब शेप के बारे में समझो, बिल्कुल देखो साहब, तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से गिर रहा है, एक जैसा शेप हो गया ये, मतलब वो बढ़ रहा है ये गिर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एवरेज है, क्वांटिटी से डिवाइड किया है तुमने, ठीक है। फिर यहाँ पे टिल्ट आया, इसके भी यहाँ पर टिल्ट आया, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा है। फिर ये तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा, ये भी तेजी से बढ़ा। ये तो सेम रहता है, क्वांटिटी नीचे बढ़ती चली जा रही है, तो इसका तो एवरेज हमेशा गिरता ही रहेगा। देखो ना, तो आंखों से देखो, 10 5 3.3 2.5 2 1.6 गिरता ही जा रहा है ना, गिरता ही जा रहा है। पहले तेजी से गिर रहा है, फिर धीरे धीरे गिर रहा है, पर गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, गिर ही रहा है। और इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल ही तो एसी है। हाँ है। तो जब स्टार्टिंग में ये दोनों गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, तो इन दोनों का टोटल भी तो गिरेगा ही। हाँ, गिरते वक्त एएफसी तेजी तेजी गिर रहा है, एबीसी धीरे धीरे गिर रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में एएफसी तेजी से नीचे गिर रहा है, एबीसी धीरे धीरे गिर रहा है, तो इन दोनों का टोटल में भी तो तेजी से नीचे गिरेगा भाई, दोनों गिर रहे हैं, पर दोनों में एएफसी ज्यादा तेजी से गिर रहा है। और बाद में एबीसी, एबीसी तेजी से बढ़ रहा है और एएफसी बहुत धीरे धीरे गिर रहा है, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है, देख रहे हो तुम लोग। तो इन दोनों का टोटल, भाई इन दोनों के टोटल में एबीसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिख रहा है ना, ये देखो एबीसी का कंट्रीब्यूशन, इसलिए एसी बढ़ेगा बाद में, एसी बढ़ेगा बाद में, क्योंकि एसी के बढ़ने में एबीसी का ज्यादा रोल है,
एसी के बढ़ने में एवीसी का ज्यादा रोल है। सही सुन रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, एसी के बढ़ने में एवीसी के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का ज्यादा रोल है, और एसी के गिरने में एएफसी के गिरने का ज्यादा रोल है। हा हा, एसी के गिरने में एएफसी के गिरने का ज्यादा रोल है। तो ये गिरना उठना तो लाइफ में चलता रहेगा, पर इस कारण से हमारा एसी बन गया है चांद का शेप, यू शेप। हाँ हाँ सर, क्या कह रहे हो, क्या बातें करते रहते हो, देख लो। अरे यकीन नहीं हो रहा है तो देख लो, ये हमारा एएफसी, हाँ हाँ हाँ, ये हमारा एबीसी, अरे हाँ हाँ हाँ, इन दोनों का टोटल हो गया एसी, अरे हाँ हाँ हाँ, समझ गए? इन दोनों का जो गैप है वो इन दोनों के गैप से मैच होगा। इनके इंटरसेक्शन के बाद एवीसी का, एएफसी का गिरना धीरे धीरे और एवीसी का बढ़ना तेजी तेजी। इनके इंटरसेक्शन से पहले एवीसी का गिरना धीरे धीरे, एएफसी का गिरना तेज तेज। बाप रे, ऐसी ऐसी बातें याद रखनी पड़ेंगी हमें। हम तो मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चों को इतनी कठिनाइयां, अरे कोई कठिनाई नहीं। तुम बहुत होशियार लोग हो, तुमको तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी नहीं मालूम। चैट जीपीटी तुमसे एक बार चीजें पूछेगा, एक दिन ऐसा ला दोगे तुम, वो तुमसे पूछेगा गुरु इसका मतलब आप हमारी और सेवा करो जैसे वो हमारी सेवा करता है। ठीक है, चलो, तो शेप के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से फ्री हैंड डायग्राम आपको बना देता हूं, ताकि एक बार आपको ये सब चीजें फिर से रिवाइज हो जाएं। बताओ ये काय का शेप है, बताओ 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 बताओ, एएफसी, एएफसी बोलो बोलो, एएफसी। ये काय का शेप है, वीसी। ये ऐसे रिसेंबल कर रहा है, टीसी। ठीक गए, सीख गए तुम लोग। एएफसी, एवीसी, एसी, वाह, मजे आ गए। अब देखो, जो गिरता है और उठता है, जो गिरता है उठता है उसको बोलते हैं यू शेप्ड कर्व। क्या एफसी यू शेप्ड है? नहीं है। क्या वीसी है? नहीं है। क्या टीसी है? नहीं है। नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये लोग गिर ही नहीं रहे, गिर ही नहीं रहे साहब, उठ ही रहे हैं। क्या एएफसी यू शेप्ड है? क्या गिरने के बाद कभी उठा है? नहीं। क्या एवीसी गिरने के बाद, ये गिरने के बाद उठ रहा है? हाँ उठ रहा है, तो ये यू शेप्ड कर्व है। क्या एसी गिरने के बाद उठ रहा है? अरे वो तो है ही बेचारा हमारा चांद, यू शेप, गिर भी रहा है उठ भी रहा है, तो एसी तो यू शेप्ड है। एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, भी यू शेप्ड है। अब हम बनाते हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जैसे जो गिरता है उठता है ना, उसका मिनिमम पॉइंट होता है। जो गिरता है उठता है उसका एक मिनिमम पॉइंट बन जाता है, जैसे कि इसका ये और इसका ये। तो जो एमसी है ना, वो इन दोनों के मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। मार्जिनल कॉस्ट कट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। मार्जिनल कॉस्ट भी तो गिर रहा है और फिर उठ रहा है हॉकी स्टिक की तरह, तो क्या वो गिरना उठना यू शेप्ड होता है? हाँ। तो क्या एमसी कर्व भी यू शेप्ड है? हाँ। तो अगर कोई आपसे पूछे यू शेप्ड कर्व बताना, बता दो, तुम बता दो कौन सा है यू शेप्ड कर्व। हाँ, एवीसी, एसी एंड एमसी। परफेक्ट यू शेप्ड कौन सा है? एसी। क्या एएफसी यू शेप्ड है? नहीं, उल्टा उसको तो नया नाम मिला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एएफसी को कौन सा शेप कर्व बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही में बोला, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला मैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर हमको क्वेश्चन करना भी आ रहा है, मतलब भी समझ में आ गया, शेप भी समझ में आ गया, तो मैंने तो आपसे बोला ही था कॉस्ट सारा सिखा दूंगा।
अब इसमें ना एक चीज और कॉस्ट में हमें सीखनी है, और वो है सरप्राइज। सरप्राइज, या इसके बिना तो ये चैप्टर खत्म हो ही नहीं सकता। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दो चीजों में तुम्हारी बुक में डिवाइडेड है, एक है एक्सप्लिसिट और एक है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ठीक है। अब बात समझो, बात समझो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भूषण मोटवानी तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैं चाहता तो सीए प्रैक्टिस कर सकता था, चाहता तो मैं सीए जॉब कर सकता था। मान लेते हैं सीए प्रैक्टिस में मैं 15 लाख कमाता, सीए जॉब में मैं 20 लाख कमाता, तो क्या टोटल 35 लाख ले लें? नहीं। इन दोनों में से बेस्ट क्या है भाई? 20 लाख। ज्यादा पैसे ही बेस्ट होते हैं हमेशा। तो तुमको पढ़ाने के लिए मैं अपना जॉब छोड़ के बैठा हूं ना, नहीं कर रहा हूं ना मैं जॉब। ये कर कमा सकता था ना, पर मैं नहीं कमा रहा हूं ना। तो आपको पढ़ाने के लिए जो मैंने सेक्रीफाइस किया है वो मेरा खर्चा है। सही यकीन मानो भाई, आपको पढ़ाने के लिए सच में मैं जॉब नहीं कर रहा, सच में मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो इन दोनों में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन है, जो बेस्ट मैंने ऑल्टरनेटिव को भूल गया हूं, आप जैसे होशियार लोगों को और होशियार करने के लिए मैंने जो कसम खाई है पढ़ाने की, पढ़ा रहा हूं ना। तो मेरे लिए ये एक कॉस्ट है जिसको मैं डिसीजन मेकिंग में तो यूज करूंगा, डिसीजन मेकिंग में यूज करूंगा, पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हाँ, हमारे इंडियन अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बट हाँ डिसीजन कंपेयर करने में, कंपेयर करने में तो उसको यूज कर रहे हैं ना। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज सेल्फ ओन्ड इनपुट, सेल्फ ओन्ड, जो मैं कर सकता था अब नहीं कर रहा हूं। बात समझो ना, मैंने बैंक में से पैसा निकाला ताकि मैं ये नया सिस्टम, ये आई पेंसिल, आई पैड खरीदूं और आप लोगों को पढ़ा पाऊं। तो मैंने इस कोचिंग क्लास के लिए ये खर्चा किया जो मेरे बैंक में पड़ा हुआ था, जिससे मैं इंटरेस्ट कमा सकता था, कमा सकता था मैं, पर कमा रहा हूं क्या? तो इंटरेस्ट को मैंने फॉरगो किया ना, भूल गया ना मैं, क्योंकि मेरे को यहां ज्यादा भलाई दिख रही है। ये मेरा पैशन है, पढ़ाने में मेरे को अच्छा लगता है, तबीयत सही रहती है मेरी, पैसा सेकेंडरी है। लाइफ में जिसमें मजा है वो काम करो। हाँ, सही कह रहा हूं मैं। तो काम काम नहीं लगेगा, गेम लगेगा। मैं तो गेम ही खेल रहा हूँ, इतने सारे सिस्टम के साथ बैठा हूं। नहीं, चलो मेरी बात समझो। तो ऐसा खर्चा जो आप एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को भूल रहे हो, है ना। मान लो मैंने ये कोचिंग क्लास पहले किराए पे थी, मतलब मैंने ये घर का नीचे वाला फ्लोर किसी को किराए पे दे रखा था, मेरे को किराया मिलता था। मैंने अब टेनेंट को बोला, वो किराएदार को बोला, भाई साहब अब आप जाओ, मैं तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लूंगा। तो वो मैं कमा सकता था ना, उससे मैं किराया कमा रहा था ना, तुमको पढ़ाने के लिए मैंने वो फॉरगो किया ना। तो मेरे लिए क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। हाँ, इम्प्लिसिट कॉस्ट में आपके जेब से पैसा नहीं जा रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, पर जो पैसा उल्टा आ रहा था अब वो भी नहीं आ रहा है। कहने को तो खर्चा ही हुआ ना आपका, पैसे का ना आना भी तो जाना ही हुआ। हाँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पाने के लिए खर्चा किया। मैंने मैनेजर को सैलरी दी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा। तो ये सारी की सारी चीजें मेरी क्या? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो एक्चुअल में आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, बुक में रिकॉर्ड करते हो, जर्नल एंट्री पास करते हो, जेब से खर्चा करते हो, दैट इज व्हाट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो दो टाइप की कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। मीनिंग क्या है? कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट मेड टू एंटरप्रेन्योर टू प्रोवाइडर्स ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट, तो जिसमें कोई कैश का खर्चा नहीं है। इसको आप आउट ऑफ पॉकेट खर्चा, आउटले कॉस्ट भी बोलो, और इसको नॉशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इम्प्लिसिट कॉस्ट के फॉर्म में बोल सकते हो। दीज आर एक्चुअली इनकर्ड, जेब से खर्चा हुआ, हेंस कैन बी इजीली एंड ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हो इसको आप आराम से। वाउचर उसके जनरल एंट्री पास हो रही है। These are not actually incurred. They cannot be easily measured and involved subjective estimation. Estimation है, मैं कमा सकता था।
रिकॉर्डिंग, इनको रिकॉर्ड करते हैं, इनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पर्पस ये अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, और ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के काम आते हैं, है ना। ऐसे खर्चे जैसे कि खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट अब मैं नहीं कमा रहा हूं, अपनी ही प्रीमाइसेस को मैं अगर रेंट पे देता तो मैं रेंट कमा सकता था, पर अब मैं खुद ही बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो कुछ नहीं कमा रहा रेंट में। मैं यहां बैठा हूं तो मैं जॉब से सैलरी कमा सकता था, अब नहीं कमा रहा हूं। और जो खर्चा मैं एक्चुअली में कर रहा हूं, वेजेस, सैलरी, किराया, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मैं रिकॉर्ड करूंगा, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। ठीक। तो आप है ना, इकोनॉमिक कॉस्ट अगर कोई आपसे पूछे कि इकोनॉमिक में कॉस्ट क्या होती है, तो आप दोनों जोड़ोगे, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट प्लस हाँ इम्प्लिसिट। और अगर कोई पूछे बुक्स में कौन सी रिकॉर्ड होती है, सिर्फ एक्सप्लिसिट। इसलिए एक्सप्लिसिट को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग कॉस्ट। कॉस्ट विच इज रिकॉर्डेड इन बुक्स इज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। सर सारी कॉस्ट हो गई? हाँ, शॉर्ट रन की सारी कॉस्ट। सब समझ लिया है आपने, एक एक चीज देख ली, क्वेश्चन में कहां कहां ध्यान देना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, डायग्राम में, सब देख लिया। फिर भी अभी चैप्टर कंप्लीट मत मानना जब तक आप खुद बुक से इसको ना पढ़ लो। तो सब कुछ समझने के मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है, और आई डोंट नो 50-55 मिनट्स हो गए होंगे अभी पढ़ाते पढ़ाते, बट स्टिल अब सबसे बेहतरीन काम आप करोगे, लाइक और शेयर। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है, और मजे की बात आप ये फैला दोगे, दोस्तों में फैलाओ। देखो तुम भी कुछ डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी है, कमेंट बॉक्स में पूछो मेरे से। आ रही बात समझ में? हाँ, सब चीज पूछो, व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं तो फेस टू फेस क्लास आ जाना। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना, और माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ओके, जय श्री राम।